तो दोस्तों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें 2026 में देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की इस अगले पार्ट की बारे में और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस न्यू पार्ट के बारे में बताएंगे और इसके रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल अपडेट सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो उसके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन आगे बताता हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026। पास्कल ने फिल्म की रिलीज से पहले नवंबर 2021 में नो वे होम के सीक्वल और एमसीयू में सेट की गई फिल्मों की दूसरी त्रयी की योजना की पुष्टि की। साथ ही फीगे ने अगले महीने फ्रेंचाइजी में अपनी अगली सहायक भूमिका के अलावा चौथी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म के सक्रिय विकास की पुष्टि की। मार्वल स्टूडियोज, सोनी पिक्चर्स और पास्कल पिक्चर्स के साथ फिल्म का सहनिर्माण करने के लिए वापस आ गया है। हॉलैंड से उम्मीद की जा रही थी कि वह अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। नो वे होम के क्लाइमेक्स के दौरान उनके महत्वपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप उनके चरित्र को सॉफ्ट रीसेट से गुजरना पड़ा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू द्वारा चरित्र के नागरिक व्यक्तित्व को मिटाए जाने के बारे में सार्वजनिक ज्ञान का वर्णन किया गया था। 138, 139, 140। 23 अक्टूबर 2024 को चौथी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई, जिसमें हॉलैंड ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया और फिल्मांकन 2025 में शुरू होने वाला है। 141, 2 दिन बाद डेस्टिन डैनियल क्रेटन को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। 87 फरवरी 2025 में एक सप्ताह की देरी के बाद फिल्म को वर्तमान में 31 जुलाई 2026 को रिलीज किया जाना है। 142, 143 मार्च 2025 में फिल्म का शीर्षक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रूप में सामने आया था। पीटर वन को एहसास होता है कि मल्टीवर्स की रक्षा करने का एकमात्र तरीका खुद को सभी की यादों से मिटाना है और स्ट्रेंज से ऐसा करने का अनुरोध करता है, जबकि एमजे और नेड से वादा करता है कि वह उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि वह कौन है। स्ट्रेंज अनिच्छा से जादू करता है और हर कोई अपने अपने ब्रह्मांड में लौट जाता है, जिसमें एडी ब्रॉक भी शामिल है, जो अनजाने में वेनम सिम्बियोट का एक टुकड़ा पीछे छोड़ देता है। 2 हफ्ते बाद पीटर खुद को एमजे से फिर से मिलवाने के लिए उससे मिलने जाता है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है। मे की कब्र पर शोक मनाते हुए उसकी होगन से बातचीत होती है और वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है और अपनी सतर्कता को फिर से शुरू करता है। गालना, टोबी मागुइरे ऊपर और एंड्रयू गारफील्ड नीचे पिछली फिल्म फ्रेंचाइजी से स्पाइडरमैन के अपने अपने संस्करणों के रूप में वापस आ गए हैं। फिल्म के प्रीमियर से पहले प्रशंसकों की अटकलों और लीक के बावजूद मार्वल और सोनी ने उनकी भागीदारी को गुप्त रखा। टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर बटा स्पाइडरमैन के रूप में एक किशोर और एवेंजर, जिसे रेडियोधर्मी मकरी द्वारा काटे जाने के बाद मकरी जैसी क्षमताएं प्राप्त हुईं। 4 फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 के मिड क्रेडिट सीन के नतीजों की पड़ताल करती है, जिसमें पार्कर की स्पाइडरमैन के रूप में पहचान उजागर होती है। 5 और पार्कर पिछली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू फिल्मों की तुलना में अधिक निराशावादी है। हॉलैंड ने कहा कि पार्कर पराजित और असुरक्षित महसूस करता है और वह चरित्र के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए उत्साहित था। 6 पार्कर को चित्रित करने के लिए समायोजन, जिसमें उसकी आवाज की पिच को बढ़ाना और भोले, आकर्षक किशोर की मानसिकता में लौटना शामिल है। चेरी 2021 जैसी अधिक परिपक्व भूमिकाएं लेने के बाद हॉलैंड के लिए अजीब था। 7 जेंडिया मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन के रूप में पार्कर की सहपाठी और प्रेमिका। 8, 9, 10 फिल्म में चरित्र का पूरा नाम सामने आया है, जिसे पहले मिशेल जोन्स के नाम से जाना जाता था, जो उसे कॉमिक्स समकक्ष मैरी जेन वॉटसन के करीब लाता है। 9 बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज के रूप में एक न्यूरोसर्जन,
जो एक करियर खत्म करने वाली कार दुर्घटना के बाद रहस्यवादी कला का मास्टर बन गया। 11/12 हॉलैंड को लगा कि स्ट्रेंज स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में टोनी स्टार्क के विपरीत पार्कर का गुरु नहीं था, बल्कि उन्होंने उन्हें सहकर्मियों के रूप में देखा और फिल्म के दौरान उनके रिश्ते के टूटने पर ध्यान दिया। 13 कम्बरबैच को लगा कि स्ट्रेंज और पार्कर के बीच घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि दोनों एक साझा इतिहास वाले पड़ोस के सुपरहीरो हैं। 14 सहलेखक क्रिस मैककेना ने स्ट्रेंज को फिल्म में तर्क की आवाज के रूप में वर्णित किया। 15 जैकब बैटलन नेड लीड्स के रूप में पार्कर का सबसे अच्छा दोस्त। 16 बैटलन ने इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 102 पाउंड 46 किलोग्राम वजन कम किया। 17 जॉन फेवरयू हैप्पी होगन स्टार्क इंडस्ट्रीज के सुरक्षा प्रमुख और टोनी स्टार्क के पूर्व ड्राइवर और अंगरक्षक, जो पार्कर की देखभाल करते हैं। 18 जेमी फॉक्स मैक्स डिलन बटा इलेक्ट्रो, एक वैकल्पिक वास्तविकता से एक ऑस्कॉर्प इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने आनुवंशिक रूप से संशोधित इलेक्ट्रिक ईल से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद बिजली की शक्तियां प्राप्त कीं। 16-19 चरित्र को नो वे होम के लिए फिर से डिजाइन किया गया था। मार्क वेब के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2014 से अपने मूल नीले अल्टीमेट मार्वल आधारित डिजाइन को छोड़कर एक पीले रंग के पक्ष में, जो उसकी मुख्यधारा की कॉमिक बुक उपस्थिति के समान था। 20 विलेम डेफो नॉर्मन ओसबोर्न बटा ग्रीन गॉब्लिन के रूप में एक वैज्ञानिक और ऑस्कॉर्प के सीईओ, एक वैकल्पिक वास्तविकता से जिसने खुद पर एक अस्थिर शक्ति बढ़ाने वाले का परीक्षण किया। परिणामस्वरूप उसने एक पागल विभाजित व्यक्तित्व विकसित किया और उन्नत ऑस्कॉर्प कवच और उपकरण का उपयोग करता है। 21 डेफो को लगा कि ग्रीन गॉब्लिन सैम रेमी के स्पाइडरमैन 2002 में अपने चित्रण से आगे बढ़ गया है और इस फिल्म में उसकी आस्तीन में कुछ और चालें हैं। 22 डेफो को भूमिका के लिए डिजिटल रूप से कम उम्र का बनाया गया था। 23 और चरित्र को अपनी पोशाक में अपग्रेड भी मिलता है ताकि वह अपने कॉमिक बुक समकक्ष से अधिक निकटता से मिल सके। 22 अल्फ्रेड मोलिना ओटो ऑक्टेवियस बटा डॉक्टर ऑक्टोपस के रूप में एक वैकल्पिक वास्तविकता से एक वैज्ञानिक जिसके शरीर में एक दुर्घटना के बाद 4 कृत्रिम रूप से बुद्धिमान यांत्रिक टेंटेकल्स जुड़े हुए हैं। 24 यह फिल्म रेमी की स्पाइडरमैन 2004 में उसकी मृत्यु से पहले चरित्र की कहानी से आगे बढ़ती है। मोलिना इस दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित थे क्योंकि उस फिल्म को बनाने के बाद के वर्षों में उनकी उम्र बढ़ गई थी। उन्हें स्पाइडरमैन 2 की तरह शारीरिक रूप से वैसा ही दिखाने के लिए डिजिटल डीएजिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। 25 यांत्रिक टेंटेकल्स को स्पाइडरमैन 2 की तरह कठपुतली के साथ मिश्रित करने के बजाय पूरी तरह से सीजीआई के माध्यम से बनाया गया था। 26-23 बेनेडिक्ट वोंग के रूप में स्ट्रेंज के गुरु और दोस्त, जो ब्लिप में स्ट्रेंज की अनुपस्थिति के दौरान नए जादूगर सुप्रीम बन गए। 27-18 टोनी रेवोलोरी यूजीन फ्लैश थॉम्पसन पार्कर के सहपाठी और पूर्व प्रतिद्वंद्वी। 28 में पार्कर के रूप में मारिसा टोमी पार्कर की चाची। 29 कहानी को विकसित करते समय लेखकों को एहसास हुआ कि मैं स्पाइडरमैन के अन्य अवतारों में अंकल बेन की भूमिका के समान भूमिका निभाएंगी। इस प्रकार विषयगत और अक्सर पैराफ्रेशिंग उद्धृत मुहावरा महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आनी चाहिए में द्वारा कहा गया है, क्योंकि वह एमसीयू में पार्कर के लिए नैतिक मार्गदर्शक रही है। 30 एंड्रयू गारफील्ड पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में पार्कर का एक वैकल्पिक संस्करण, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की घटनाओं के दौरान अपनी मृत प्रेमिका ग्वेन स्टेसी को बचाने में अपनी विफलता से पीड़ित है। 31, 30, 32, 33 अन्य स्पाइडरमैन उन्हें पीटर 3 के रूप में संदर्भित करते हैं। 34 जबकि मार्वल की आधिकारिक वेबसाइट ने उन्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम दिया है। 35 गारफील्ड ने समूह के मध्य भाई के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया
और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की घटनाओं के बाद प्रताड़ित पार्कर के विचार की खोज करने में रुचि रखते थे, जिसमें उन घटनाओं से सबक हॉलैंड के चरित्र को कैसे दिया जा सकता है शामिल था। 30 वह पार्कर के अपने अवतार के लिए कुछ हीले छोरों को बांधने के अवसर के लिए आभारी थे। 36 पार्कर क्लाइमेक्स के दौरान एमजे को उसी तरह बचाता है जैसे वह द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में स्टेसी को बचाने में विफल रहता है। मैककेना और सहलेखक एरिक सोमरस ने इस विचार के लिए निर्देशक जॉन वॉट्स को श्रेय दिया, जबकि उन्होंने क्लाइमेक्टिक लड़ाई के लिए विचारों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रीविजुअलाइजेशन रील देखी थी। स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्पाइडरमैन पर आधारित है, जिसे कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियो द्वारा सहनिर्मित और सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा वितरित किया गया है। यह स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की 27वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन जॉन वाट्स ने किया है और इसे क्रिस मैककेना और एरिक सोमरस ने लिखा है। इसमें टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की भूमिका में जेंडाया, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जैकब बैटलन, जॉन फेवरयू, जेमी फॉक्स, विलेम डेफो, अल्फ्रेड मोलिना, बेनेडिक्ट वोंग, टोनी रेवोलोरी, मारिसा टोमेई, एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मागुइरे के साथ। फिल्म में पार्कर डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज कम्बरबैच से स्पाइडरमैन के रूप में अपनी पहचान को फिर से गुप्त बनाने के लिए जादू का उपयोग करने के लिए कहता है, जिसे फार फ्रॉम होम के अंत में दुनिया के सामने प्रकट किया गया था। जब पार्कर के कार्यों के कारण जादू गलत हो जाता है, तो मल्टीवर्स टूट जाता है और वैकल्पिक वास्तविकताओं से कई आगंतुकों को पार्कर के ब्रह्मांड में लाया जाता है। 2017 में होमकमिंग के निर्माण के दौरान एक तीसरी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म की योजना बनाई गई थी। सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बीच अपने सौदे को बदलने के लिए बातचीत, जिसमें वे एक साथ स्पाइडरमैन फिल्मों का निर्माण करते हैं, अगस्त 2019 में मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट छोड़ने के साथ समाप्त हो गई, लेकिन एक नकारात्मक प्रशंसक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने बाद कंपनियों के बीच एक नया सौदा हुआ। वाट्स, मैककेना, सोमरस और हॉलैंड वापस लौटने के लिए तैयार थे और फिल्मांकन अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक न्यूयॉर्क सिटी और अटलांटा में हुआ। नो वे होम एमसीयू और सैम राइमी और मार्क वेब द्वारा निर्देशित पिछली स्पाइडरमैन फिल्मों के बीच एक क्रॉसओवर के रूप में कार्य करता है। कई अभिनेता उन फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं, जिनमें पिछले स्पाइडरमैन अभिनेता मैगुएर और गारफील्ड शामिल है। स्पाइडरमैन नो वे होम का प्रीमियर 13 दिसंबर 2021 को लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड में फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ और एमसीयू के चौथे चरण के हिस्से के रूप में 17 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $1.921 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो सोनी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल गई। यह 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, अपनी रिलीज के समय छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पाइडरमैन फिल्म बन गई और इसने कई अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान रिलीज हुई फिल्में भी शामिल है। फिल्म को कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन मिला। फिल्म का एक विस्तारित संस्करण, जिसका उपशीर्षक द मोर फन स्टफ वर्जन है, सितंबर 2022 में वैश्विक नाट्य रिलीज होगा। एक सीक्वल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, 31 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाला है। कथानक क्वेंटिन बेक द्वारा पीटर पार्कर को उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और यह खुलासा किए जाने के बाद कि पीटर स्पाइडरमैन है, डैमेज कंट्रोल विभाग पीटर को गिरफ्तार कर लेता है। उसकी प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन, उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड लीड्स और उसकी चाची मे पार्कर। वकील मैट मर्डॉक पीटर के आरोपों को हटा देता है, लेकिन समूह नकारात्मक प्रचार से जूझता है। पीटर,
एमजे और नेड के एमआईटी आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद पीटर डॉ स्टीफन स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए न्यूयॉर्क सैंक्टम जाता है। स्ट्रेंज एक जादू करना शुरू करता है जो सभी को यह भूल जाने देगा कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन जब पीटर बार बार अपने परिजनों को उनकी यादें बनाए रखने के लिए बदलाव करने का अनुरोध करता है तो यह भ्रष्ट हो जाता है। स्ट्रेंज में भ्रष्ट जादू समाहित है। स्ट्रेंज के सुझाव पर पीटर एक एमआईटी प्रशासक को एमजे और नेड के आवेदनों पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। उस पर ओटो ऑक्टेवियस द्वारा हमला किया जाता है, जो पीटर के आयरन स्पाइडर सूट से नैनोटेक्नोलॉजी को फाड़ देता है। यह ऑक्टेवियस के यांत्रिक टेंटेकल्स के साथ बंध जाता है और पीटर को उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जैसे ही नॉर्मन ऑसबोर्न आता है और हमला करता है, स्ट्रेंज पीटर को वापस सैंक्टम में भेज देता है और ऑक्टेवियस को कर्ट कॉनर्स के बगल वाली कोठरी में बंद कर देता है। स्ट्रेंज बताता है कि भ्रष्ट मंत्र ने मल्टीवर्स के भीतर अन्य ब्रह्मांडों से लोगों को बुलाया जो स्पाइडरमैन की पहचान जानते हैं। वह पीटर, एमजे और नेड को दूसरों को खोजने और पकड़ने का आदेश देता है। ओसबोर्न अपने विभाजित ग्रीन गॉब्लिन व्यक्तित्व से खुद पर नियंत्रण वापस पा लेता है और गॉब्लिन मुखौटा नष्ट कर देता है। पीटर द्वारा उसे वापस लाने तक उसे में से मदद मिलती है। स्पाइडरमैन के साथ अपनी लड़ाइयों पर चर्चा करते समय ओसबोर्न, ऑक्टेवियस और डिलन को एहसास होता है कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्हें उनके ब्रह्मांडों से खींच लिया गया था। स्ट्रेंज निहित जादू को उलटने और खलनायकों को उनके संबंधित ब्रह्मांडों में वापस भेजने की तैयारी करता है, लेकिन पीटर का तर्क है कि उन्हें पहले प्रत्येक खलनायक की मदद करनी चाहिए ताकि उनके लौटने पर संभवतः उनका भाग्य बदल सके। जब स्ट्रेंज मना कर देता है तो पीटर जादू चुरा लेता है, स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है और खलनायकों को हैप्पी होगन के अपार्टमेंट में ले जाता है। वह ऑक्टेवियस को ठीक करने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज तकनीक का उपयोग करता है। इससे पहले कि पीटर किसी और को ठीक कर सके, गॉब्लिन व्यक्तित्व ओसबोर्न पर फिर से नियंत्रण कर लेता है। गॉब्लिन अन्य खलनायकों को पीटर को धोखा देने के लिए मना लेता है और डिलन, मार्को और कॉनर्स के भागने पर मे को घातक रूप से घायल कर देता है। मरने से पहले मे पीटर से कहती है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। नेड को पता चलता है कि वह स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का उपयोग करके पोर्टल बना सकता है, जिसका उपयोग वह और एमजे पीटर को खोजने के लिए करते हैं। इसके बजाय वे पीटर 2 और पीटर 3 को ढूंढते हैं, जो पीटर के वैकल्पिक संस्करण है, जिन्हें स्ट्रेंज के जादू द्वारा खलनायकों के ब्रह्मांडों से भी बुलाया गया था। समूह इस ब्रह्मांड के पीटर 1 को ढूंढता है, जो मे के लिए शोक मना रहा है और खलनायकों को मरने के लिए घर भेजने के लिए तैयार है। वैकल्पिक पीटर्स प्रियजनों को खोने की कहानियां साझा करते हैं और पीटर 1 को मे के सम्मान में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीनों पीटर्स खलनायकों के लिए इलाज विकसित करते हैं और उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ले जाते हैं। पीटर 1 और पीटर 2 कॉनर्स और मार्को को ठीक करते हैं, जबकि ऑक्टेवियस डिलन को ठीक करने में मदद करता है। नेड गलती से स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से मुक्त कर देता है। गॉब्लिन निहित जादू को मुक्त करता है, ब्रह्मांडों के बीच की बाधाओं को तोड़ता है और अनगिनत अन्य लोगों को खींचता है जो पीटर की पहचान जानते हैं। स्ट्रेंज उन्हें रोकने का प्रयास करता है, जबकि क्रोधित पीटर 1 गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है। पीटर 2 उसे रोकता है और पीटर 3 पीटर 1 की मदद करके गॉब्लिन को उसका इलाज इंजेक्ट करता है। टोबी मागुइर पीटर पार्कर बटा स्पाइडरमैन के रूप में पार्कर का एक वैकल्पिक संस्करण जो अपने वैकल्पिक समकक्षों की तरह वेब शूटर के बजाय ऑर्गेनिक वेबिंग का उपयोग करता है। 37, 32, 33 अन्य स्पाइडरमैन उसे पीटर 2 के रूप में संदर्भित करते हैं। 34 जबकि मार्वल की आधिकारिक वेबसाइट ने उसे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नाम दिया है। 35 मागुइर चाहते थे कि फिल्म में रेमी के स्पाइडरमैन 3, 2007 की घटनाओं के बाद
उनके चरित्र के साथ क्या हुआ, इसके बारे में केवल न्यूनतम विवरण ही प्रकट किया जाए। 30 राइज इफेंस ने डॉकर्ट कोनर्स बटा लिजर्ड के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो वेब के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 के एक ऑस्कोर्प वैज्ञानिक थे, जो अपने खोए हुए हाथ को फिर से उगाने की कोशिश करते हुए एक बड़े सरीसृप राक्षस में बदल गए। थॉमस हेडेन चर्च ने फ्लिंट मार्को बटा सैंडमैन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, स्पाइडरमैन 3 से एक छोटे समय का चोर जिसे रेत में बदलने की क्षमता प्राप्त हुई। 21 इफेंस और चर्च दोनों ने पात्रों को आवाज देने के लिए वापसी की, हालांकि फिल्म के अंत में फुटेज जब वे अपने मानव रूपों में वापस आते हैं, क्रमशः द अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 3 से अभिलेखीय फुटेज थे। 38 वाट्स ने चर्च की जगह लेने वाले बिना श्रेय वाले बॉडी डबल को मोशन कैप्चर संदर्भ प्रदान करके सेट पर चर्च के लिए एक स्टैंड-इन के रूप में काम किया। 39 चार्ली कॉक्स ने मार्वल टेलीविजन की नेटफ्लिक्स सीरीज से मैट मर्डॉक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 40 और टॉम हार्डी ने मिडक्रेडिट सीन में एक बिना श्रेय वाले कैमियो उपस्थिति में सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स एसएसयू से एडी ब्रॉक बटा वेनम के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 41 पिछली एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए एंगोरी राइस बेट्टी ब्रैंड के रूप में पार्कर की सहपाठी और नेड की पूर्व प्रेमिका है। 42 हैनिबल बुरेस कोच विल्सन के रूप में मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिम शिक्षक। 43 मार्टिन स्टार रोजर हैरिंगटन के रूप में पार्कर के अकादमिक डेकाथलॉन शिक्षक। 44 जेबी स्मूव जूलियस डेल के रूप में पार्कर के शिक्षक। 45 जेके सिमंस जे जोना जेमसन के रूप में द डेली बुगले के होस्ट। 46 47 और गैरी वीक्स डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डॉग एजेंट फोस्टर के रूप में। 48 49 फिल्म में एमआईटी प्रशासक के रूप में पाओला न्यूसम भी दिखाई दे रहे हैं। 44 डीओडीसी एजेंट क्लेरी के रूप में एरियन मोएड। 49 नेड की दादी के रूप में मैरी रिवेरा। 44 और ब्रॉक की सेवा करने वाले बारटेंडर के रूप में क्रिस्टो फर्नांडीज। 41 टॉम हॉलैंड के भाई हैरी हॉलैंड को एक चोर के रूप में कैमियो करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उनके दृश्यों को मूल नाटकीय रिलीज से काट दिया गया था। 50 लेक्सी रबे, जिन्होंने फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 2019 में स्टार्क की बेटी मॉर्गन को चित्रित किया, की भी एक उपस्थिति थी जिसे नाटकीय रिलीज में शामिल नहीं किया गया था। 51 उत्पादन विकास 2016 में मुख्य अभिनेता टॉम हॉलैंड और निर्देशक जॉन वॉट्स। फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के निर्माण के दौरान मार्वल स्टूडियो और सोनी पिक्चर्स द्वारा 2 सीक्वल की योजना बनाई जा रही थी। 52 जून 2017 में स्टार टॉम हॉलैंड ने समझाया कि प्रत्येक फिल्म पीटर पार्कर बटा स्पाइडरमैन के हाई स्कूल के एक अलग वर्ष के दौरान होगी, जिसमें तीसरा चरित्र के वरिष्ठ वर्ष के दौरान सेट किया जाएगा। 53 मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने जुलाई 2019 में उल्लेख किया कि तीसरी फिल्म में पीटर पार्कर की कहानी होगी, जो पहले कभी फिल्म पर नहीं की गई है। दूसरी फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 के अंत के कारण, जो सार्वजनिक रूप से बताती है कि पार्कर स्पाइडरमैन है। 54 तीसरी और चौथी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों पर विकास अगस्त 2019 तक शुरू हो गया था। सोनी को उम्मीद है कि हॉलैंड और निर्देशक जॉन वाट्स दोनों के लिए वापस आएंगे। 55 हॉलैंड को एक और फिल्म के लिए लौटने के लिए अनुबंधित किया गया था, जबकि वाट्स ने अपनी 2 फिल्म की डील पूरी कर ली थी और उन्हें किसी भी अन्य फिल्म के लिए साइन करने की आवश्यकता होगी। 56 57 तब तक मार्वल स्टूडियोज और इसकी मूल कंपनी द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने सोनी के साथ अपने सौदे को विस्तारित करने पर चर्चा करने में कई महीने बिताए थे। मौजूदा सौदे में मार्वल और फीज ने सोनी के लिए स्पाइडरमैन फिल्मों और वे चाहते थे कि हॉलैंड स्पाइडरमैन फिल्म का नेतृत्व बिना किसी बड़े एलिस्ट स्टार के उन्हें रसिया दिखाए के कर सकते थे। 104 जबकि वैरायटी के एडम बी वेरी नोट किया कि इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हुई थी और सवाल किया कि क्या लौटने वाले अभिनेता कैमियो से अधिक भूमिकाएं निभाएंगे। 105
कुछ ही समय बाद हॉलैंड ने इस बात से इनकार किया कि मैगुयर और गारफील्ड फिल्म में दिखाई देंगे। 87 पिछली स्पाइडरमैन फिल्मों से लौटने वाले कई अभिनेताओं को फिल्म में उनकी भागीदारी को लीक होने से रोकने में मदद करने के लिए क्लोक में सेट पर लाया गया था। 106 क्रिसमस 2020 के आसपास मैकेना और सोमरस ने मैगुयर और गारफील्ड के परिचय के साथ साथ तीसरे एक्ट के अधिकांश हिस्से को उन अभिनेताओं के फिल्मांकन शुरू करने के लिए समय पर फिर से लिखा। वे पहले उन दृश्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए थे क्योंकि वे पिछले महीनों में पहले और दूसरे एक्ट के अधिकांश फिल्मांकन में व्यस्त थे। 15 फीज ने दिसंबर 2020 में पुष्टि की कि फिल्म का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से संबंध होगा। 107 एक महीने बाद उन्होंने इस तथ्य पर चर्चा की कि फिल्म का शीर्षक अभी तक घोषित नहीं किया गया था, यह स्वीकार करते हुए कि इसे कुछ लोगों द्वारा स्पाइडरमैन 3 के रूप में संदर्भित किया जा रहा था और खुलासा किया कि मार्वल इसे आंतरिक रूप से होमकमिंग 3 के रूप में संदर्भित कर रहा था। 108 कॉक्स ने तब तक फिल्म के लिए सामग्री शूट कर ली थी। 40 अटलांटा के एक सेट की तस्वीर ने संकेत दिया कि फिल्म क्रिसमस के मौसम के दौरान सेट की जाएगी। 109 फिल्मांकन 22 से 24 जनवरी तक फ्रेडरिक डगलस हाई स्कूल में हुआ। 110 111 अगले महीने हॉलैंड ने इसे सबसे महत्वाकांक्षी स्टैंडअलोन सुपरहीरो फिल्म के रूप में वर्णित किया। 98 112 7 फरवरी के अंत में फिल्म का शीर्षक स्पाइडरमैन नो वे होम होने का खुलासा हुआ, जो शीर्षक में घर की विशेषता वाली पिछली 2 फिल्मों के नामकरण सम्मेलन को जारी रखता है। 113 फिल्मांकन 19 से 21 मार्च तक मिडटाउन हाई स्कूल में हुआ। 110 114 अटलांटा पब्लिक स्कूल प्रणाली ने जिले में इमारतों को कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन स्थानों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना बंद कर दिया था, लेकिन इस फिल्म को एक अपवाद दिया क्योंकि फ्रेडरिक डगलस और मिडटाउन दोनों स्कूलों को पहले होमकमिंग में फिल्मांकन स्थानों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 110 हैनिबल ब्यूरेस को जिम शिक्षक कोच विल्सन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए दिखाया गया था। 114 ब्यूरेस ने अगस्त 2021 में एक संगीत वीडियो जारी करके खुलासा किया कि उन्होंने अटलांटा में दृश्य फिल्माए थे। 26 फिल्मांकन 26 मार्च 2021 को पूरा हुआ का निर्माण किया और उनके राजस्व का 5% प्राप्त किया। सोनी मूल समझौते की समान शर्तों को रखते हुए अधिक फिल्मों को शामिल करने के लिए सौदे का विस्तार करना चाहता था। डिज्नी ने पहले से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU 55, 58, 57 किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ। सोनी ने घोषणा की कि वह फीगे या मार्वल की भागीदारी के बिना अगली स्पाइडरमैन फिल्म पर आगे बढ़ेगा। उनके बयान में स्वीकार किया गया कि भविष्य में यह बदल सकता है। उन्होंने पहली 2 फिल्मों पर फीगे के काम के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि वे उस मार्ग की सराहना करते हैं जिस पर फीगे ने हमें आगे बढ़ाया है, जिसे हम जारी रखेंगे। 58 क्रिस मैकेना और एरिक सोमरस सोनी की घोषणा के समय तक तीसरी फिल्म के लिए पटकथा लिख रहे थे। उन्होंने फार फ्रॉम होम के लिए भी ऐसा किया था, लेकिन वॉट्स को फ्रेंचाइज में लौटने के बजाय अन्य स्टूडियो के लिए बड़ी फिल्मों का निर्देशन करने के प्रस्ताव मिल रहे थे, जिसमें मार्वल स्टूडियो और फीगे के लिए संभावित रूप से एक अलग संपत्ति पर काम करना शामिल था। 57 सितंबर 2019 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के चेयरमैन टोनी विंसिक्वेरा ने कहा कि स्पाइडरमैन के MCU में लौटने के लिए फिलहाल दरवाजा बंद है और पुष्टि की कि इस किरदार को सोनी के अपने साझा ब्रह्मांड सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU के साथ एकीकृत किया जाएगा। घोषणा के बाद प्रशंसकों की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए विंसिक्वेरा ने कहा कि मार्वल के लोग शानदार लोग हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे पास अपने खुद के कुछ बहुत शानदार लोग हैं। फीगे ने सारा काम नहीं किया। हम यहां जो करना है उसे करने में काफी सक्षम है। 59 हालांकि डिज्नी के द्विवार्षिक सम्मेलन D23 में इस प्रशंसक प्रतिक्रिया के जारी रहने के बाद और हॉलैंड के आग्रह पर
जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से डिज्नी के सीईओ बॉब इगर और सोनी पिक्चर्स मोशन पिक्चर ग्रुप के चेयरमैन टॉम रोथमैन से बात की। 60 कंपनियां बातचीत पर लौट आईं। 61 सोनी और डिज्नी ने सितंबर के अंत में एक नए समझौते की घोषणा की, जो मार्वल स्टूडियोज और फीज को एमी पास्कल के साथ सोनी के लिए एक और एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म का निर्माण करने की अनुमति देगा, जो 16 जुलाई 2021 के लिए निर्धारित है। 4 डिज्नी कथित तौर पर अपने मुनाफे के 25% के बदले में फिल्म के 25% का सहवित्त पोषण कर रहा था, जबकि चरित्र के व्यापारिक अधिकारों को बरकरार रखा। 4 61 फीज ने कहा कि वह रोमांचित है कि चरित्र एमसीयू में बना रहेगा और कहा कि मार्वल स्टूडियोज में हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि हमें फ्रेंचाइजी पर काम करना जारी रखना है। इस समझौते ने हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भविष्य की मार्वल स्टूडियोज फिल्म में दिखाई देने के साथ साथ सोनी के अपने साझा ब्रह्मांड में जाने की भी अनुमति दी। 4 सोनी ने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपनी पिछली फिल्मों को महान सहयोग के रूप में वर्णित किया और कहा कि हमारे जारी रखने की पारस्परिक इच्छा कई प्रशंसकों की इच्छा के बराबर थी। 61 नए समझौते के समय वॉट्स फिल्म का निर्देशन करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 62 अक्टूबर की शुरुआत में नए सौदे पर चर्चा करते हुए इगर ने इसे हॉलैंड के प्रयासों के साथ साथ मूल सौदे के अंत में प्रशंसकों की प्रतिक्रिया का श्रेय दिया। उन्हें लगा कि सोनी और डिज्नी दोनों ही शुरू में भूल गए थे कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं जब वे बातचीत कर रहे थे। 63 रोथमैन ने कहा कि यह सौदा जीत था। सोनी के लिए जीत, डिज्नी के लिए जीत, प्रशंसकों के लिए जीत। उन्हें लगा कि बातचीत पर शुरुआती रिपोर्टें जरूरी नहीं कि वास्तविक चर्चाओं के साथ मेल खाती हों, और उन्होंने कहा कि अंतिम सौदा रिपोर्टों और प्रशंसक चर्चा के बिना ही हो जाता। 64 महीने के मध्य तक जेंडिया को अगली कड़ी में पिछली फिल्मों से मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। 8-9 पूर्व उत्पादन मैककेना और सोमरस ने दिसंबर 2019 में स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। 30-15 उन्होंने क्रावेन द हंटर को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पेश करने पर विचार किया। 30 एक विचार जिसे वॉट्स ने रुचि व्यक्त की थी और हॉलैंड को दिया था। 65-66 लेकिन इसे छोड़ दिया गया क्योंकि सोनी किसी अन्य परियोजनाओं से पहले एक एकल फिल्म में चरित्र को पेश करना चाहता था। 67 बाद में कथानक फिल्म इट्स ए वंडरफुल लाइफ 1946 के समान एक कहानी के विचार की ओर बढ़ गया, जिसमें पार्कर अपनी अब सार्वजनिक पहचान के बारे में एक इच्छा रखता है। उस विचार ने डॉ. स्टीफन स्ट्रेंज को कहानी से परिचित कराया और दोनों ने मल्टीवर्स के विचार की खोज शुरू की और संभावित रूप से पिछले स्पाइडरमैन फिल्मों के पात्रों को फिर से देखा। सोमरस ने कहा, एक बार जब सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि हम यह कदम उठाने जा रहे हैं, तो हमें प्रतिबद्ध होना पड़ा और हमें वही करना पड़ा जो कहानी के लिए सही था। उन्होंने उन सभी पात्रों के लिए आशावादी रूप से लिखा जिन्हें वे फिल्म में चाहते थे, इससे पहले कि उन अभिनेताओं के लौटने की पुष्टि हो। 30 फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट में पिछली स्पाइडरमैन फिल्मों के हर प्रमुख किरदार की वापसी शामिल थी, लेकिन इसे कम कर दिया गया क्योंकि जोरी को लगा कि उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक का बोझ उठा लिया है। जोरी ने पीटर पार्कर की कहानी बताने में मदद करने के लिए लौटने वाले पात्रों का उपयोग करके फिल्म को हर किसी के लिए पर्दा कॉल बनाने के बजाय प्रशंसकों की सेवा का एक समूह बनने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। 15 सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 से नॉर्मन ऑसबोर्न बटा ग्रीन गोब्लिन फिल्म से अन्य पात्रों के चले जाने के बाद मैककेना और सोमरस ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रीन गॉब्लिन को मुख्य खलनायक होना ही था और उसे स्पाइडरमैन 2002 फिल्म में अपने कार्यों को दोहराने का दूसरा मौका देने के लिए पटकथा को फिर से लिखा, लेकिन हॉलैंड के स्पाइडरमैन के संस्करण से संबंधित एक गहरे तरीके से। 2019 के अंत तक फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद थी। 70 मार्च 2020 तक मैककेना और सोमरस अभी भी स्क्रिप्ट के पहले मसौदे पर काम कर रहे थे।
15 अप्रैल में सोनी ने कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को 5 नवंबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया। 71 हालांकि फिल्म को मूल रूप से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की घटनाओं के बाद सेट किया जाना था, रिलीज की तारीख में बदलाव का मतलब था कि फिल्म पहले रिलीज होगी, जिसका मतलब था कि कथानक के पहलुओं को फिर से लिखना होगा। 72 जिसमें स्ट्रेंज का अब मल्टीवर्स का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना शामिल है। मैककेना को लगा कि इससे इन चीजों के साथ खिलवाड़ करना और भी भयावह हो गया है, क्योंकि यह अज्ञात का डर है। 15 जून में मारिसा टोमेई ने पुष्टि की कि उन्हें उम्मीद थी कि सामुदायिक आयोजक के रूप में मे का काम फिल्म में दिखाया जाएगा। 29 जून में भी चार्ली कॉक्स, जिन्होंने मार्वल टेलीविजन की नेटफ्लिक्स सीरीज में मैट मर्डॉक बटा डेयरडेविल का किरदार निभाया था, को फीगे ने नो वे होम और डिज्नी प्लस सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 में दिखाई देने के साथ आगामी मार्वल स्टूडियोज प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिका को दोहराने के बारे में संपर्क किया था। 73 स्क्रिप्ट पर काम करते समय मैककेना और सोमरस ने मर्डॉक को फिल्म में एक बड़ी भूमिका देने की संभावना पर चर्चा की, जो उन्होंने मूल रूप से योजना बनाई थी। हालांकि दोनों ने अंततः फिल्म का ध्यान पार्कर से हटाने से बचने के लिए इसके खिलाफ फैसला किया। 75 अगले महीने हॉलैंड ने कहा कि उत्पादन 2020 के अंत से फरवरी 2021 तक करने की योजना बनाई गई थी। 76 और सोनी ने फिल्म की रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी। 77 टोनी रेवोलोरी को भी फ्लैश थॉम्पसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। 28 अक्टूबर की शुरुआत में जैकब बैटलन और बेनेडिक्ट कम्बरबैच नेड लीड्स और स्ट्रेंज की अपनी एमसीयू भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार थे, जबकि जेमी फॉक्स को मार्क वेब की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से मैक्स डिलन बटा इलेक्ट्रो के रूप में लौटने के लिए तैयार किया गया था। 2014 महीने के अंत में फिल्मांकन शुरू होने वाला है। 16/11 फिल्मांकन शुरू होने से ठीक पहले फिल्म के कई अन्य प्रमुख अभिनेताओं ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। हॉलैंड के अनुसार फिल्म को सभी या किसी भी अभिनेता की आवश्यकता नहीं थी। 72 फिल्माने दूसरी यूनिट का फिल्मांकन 14 से 16 अक्टूबर 2020 तक न्यूयॉर्क शहर में 78, 79, 80 वर्किंग टाइटल सेरेनिटी नाव के तहत 81, 79 दृश्य प्रभाव प्लेट और स्थापित शॉट्स को कैप्चर करने के लिए हुआ। 78 फिल्मांकन क्वींस के एस्टोरिया, सनी साइड और लॉन्ग आइलैंड सिटी परोस में हुआ। 82, 80 23 अक्टूबर को मैनहट्टन के ग्रीनविच विलेज में फिल्मांकन हुआ। 83 उत्पादन 25 अक्टूबर तक अटलांटा में चला गया, जिसमें हॉलैंड, बैटलोन और जेंडाया प्रमुख फोटोग्राफी के लिए शामिल हुए। 84 85 हॉलैंड ने 2 दिन पहले सोनी फिल्म अनचार्टेड 2022 की शूटिंग पूरी की। 86 78 87 मौरो फियोरे ने फिल्म पर छायाकार के रूप में काम किया। 88 सीमस मैकगर्वे की जगह। 89 जिन्हें कोविड-19 के अनुबंध के बाद उत्पादन छोड़ना पड़ा। तीसरी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म के महामारी के कारण उत्पादन में देरी के बाद मैकगर्वे का फिल्म साइरानो 2021 के साथ भी टकराव हुआ। 90 क्योंकि मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से जुलाई 2020 में शुरू होने की योजना थी। 91 92 76 अटलांटा में शूटिंग ट्रिलिथ स्टूडियो में हुई। 93 महामारी के दौरान सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के बीच बातचीत को कम करने के लिए उत्पादन ने कथित तौर पर अभिनव नई तकनीक पर भरोसा किया, जिसने अभिनेताओं को एक दृश्य प्रभाव प्रणाली में स्कैन किया जो पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान अभिनेताओं पर मेकअप और वेशभूषा लागू कर सकता है। 94 एक प्रकाश प्रणाली भी संकेत देने के लिए लगाई गई थी कि कब कलाकार फिल्मांकन के लिए अपने मास्क उतार सकते हैं और कब कलाकारों और चालक दल के सदस्यों को सेट का काम करते समय मास्क पहनना आवश्यक होगा। 95 कम्बरबैच ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर काम शुरू करने से पहले नवंबर के अंत में अटलांटा में अपने दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी, जिसका फिल्मांकन उसी महीने लंदन में शुरू हुआ था। 96 97 2020 के क्रिसमस सीजन के दौरान ब्रेक से पहले सेरेनिटी नाउ
और द नवंबर प्रोजेक्ट के कामकाजी शीर्षकों का उपयोग करके 7 से 8 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। दिसंबर 2020 तक अल्फ्रेड मोलिना को राइमी की फिल्म स्पाइडरमैन 2, 2004 से ओटो ऑक्टेवियस बटा डॉक्टर ऑक्टोपस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार किया गया था। 24 टोबी मागुइरे ने राइमी की स्पाइडर मैन 3 से पीटर पार्कर बटा स्पाइडर मैन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और एंड्रयू गारफील्ड वेब की द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों से पीटर पार्कर बटा स्पाइडरमैन के रूप में लौट रहे हैं। 30 हॉलैंड के साथ साथ मैगुइरे और गारफील्ड की उनके संबंधित स्पाइडरमैन के रूप में एक कैमियो उपस्थिति पर पहले सोनी पिक्चर्स एनिमेशन फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 के लिए विचार किया गया था, लेकिन तब इसे काट दिया गया था। 100 उस समय कोलाइडर ने बताया कि मैगुयर और गारफील्ड फिल्म में कर्स्टन डंस्ट के साथ रेमी की स्पाइडरमैन फिल्म 3 से मैरी जेन वॉटसन और एमा स्टोन के साथ अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों से ग्वेन स्टेसी के रूप में दिखाई देंगे। 101 स्क्रिप्ट के पहले मसौदे में स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों के अन्य पात्रों को शामिल किया गया था, जैसे सैली फील्ड की में पार्कर, लेकिन लेखकों को लगा कि बहुत सारे पात्रों को शामिल करने से कहानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 15 अभिनेताओं की वापसी की अफवाहों ने अटकलों और टिप्पणियों को जन्म दिया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के रिचर्ड न्यूबी का मानना था कि एक क्रॉसओवर शैली की फिल्म सोनी की सफल एनिमेटेड इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म के प्रभाव को कम कर सकती। 103 फिल्म के होइट्रान बुई को डर था कि फिल्म में भीड़-भाड़ हो जाएगी। दिया था अगर वे सटीक थे। उन्होंने यह भी सोचा कि क्या सोनी कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट के फिर से उभरने के बीच फिल्म की दिसंबर 2021 की रिलीज की तारीख को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करने से सावधान था। 165 फिल्म का टीजर ट्रेलर आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को सोनी के सिनेमाकॉन 2021 पैनल के दौरान जारी किया गया था। 19 एंटरटेनमेंट वीकली के देवन कोगन ने उल्लेख किया कि ट्रेलर ने फिल्म में मल्टीवर्स की भूमिका की पुष्टि की है, जिसमें राइमी और वेब फिल्मों के तत्व शामिल है। 5 जबकि फिल्म से एथन एंडरटन ने ट्रेलर को रोमांच से कम नहीं कहा क्योंकि इसने फिल्म के बारे में पिछली कई अफवाहों की पुष्टि की। 166 पॉलीगॉन में ऑस्टेन गोसलिन ने इसके विपरीत महसूस किया कि जो अफवाहें फैली थीं उनमें से बहुत कुछ ट्रेलर में सामने नहीं आया। उन्हें लगा कि अफवाहें या तो झूठी थीं या मार्वल अभी भी उन्हें गुप्त रखने का इरादा कर रहा था। 167 एंडरटन के सहयोगी जोशुआ मेयर ने ट्रेलर को एक अद्भुत जबरे छोड़ देने वाले क्षणों से भरा कहा। 168 न्यूबी ने पहले ही कम्बरबैच की कास्टिंग के खुलासे के बाद वन मोर डे और वन मोमेंट इन टाइम स्टोरी लाइन के स्पष्ट रूप से अनुकूलन को नोट किया था। 102 कई टिप्पणीकारों ने ट्रेलर में स्पाइडरमैन खलनायक सैंडरमैन और लिजर्ड की संभावित छेड़छाड़ को फिल्म में सिनिस्टर 6 के गठन के संकेत के रूप में नोट किया। 46 122 169 कोलाइडर में विन्नी मैनकुसो मोलिना की वापसी और डेफो की भागीदारी की संभावना को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन इसे सस्ता पॉप कहा क्योंकि यह उन कहानियों के प्रति एक अपमान था जो आप वर्तमान में दर्शकों को याद दिलाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कितनी बेहतर हुआ करती थीं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ट्रेलर ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपनी स्पाइडरमैन फिल्मों में अभिनय करने देने के लिए मार्वल की चल रही अनिच्छा को निभाया क्योंकि ट्रेलर ने पार्कर को इसके सभी तत्वों के बीच शून्य यादगार क्षण दिए। 170 ट्रेलर को अपने पहले 24 घंटों में 355.5 मिलियन वैश्विक दृश्य मिले, जो उस समय अवधि में सबसे अधिक देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया। इसने एवेंजर्स एंडगेम 289 मिलियन व्यू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ट्रेलर 135 मिलियन के व्यू को दोगुना से भी अधिक कर दिया। इसने 4.5 मिलियन उल्लेखों के साथ वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा 24 घंटे का सोशल मीडिया वार्तालाप वॉल्यूम भी उत्पन्न किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.91 मिलियन और 1.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय कमाई। इन दोनों ने एवेंजर्स एंडगेम को पीछे छोड़ दिया। उल्लेख
संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.94 मिलियन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.38 मिलियन। 171 दूसरा आधिकारिक ट्रेलर 16 नवंबर 2021 को लॉस एंजिल्स के रीगल शेरमेन ओक्स थिएटर में एक फैन स्क्रीनिंग में प्रीमियर हुआ। 172 गोसलिन को लगा कि ट्रेलर मार्वल के स्पाइडरमैन मल्टीवर्स की पूरी सीमा को प्रकट करता है। 173 जबकि उनके सहयोगी मैट पैचेस ने ट्रेलर में मैगुयर या गारफील्ड के स्पाइडरमैन की अनुपस्थिति को नोट किया, लेकिन महसूस किया कि यह पूरी तरह से संभव है कि अभिनेता नो वे होम में दिखाई दे। 174 कोलाइडर के जेसन रॉबिन्स ट्रेलर से निराश थे। उन्होंने कहा कि यह वही था जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन कम, क्योंकि इसमें केवल लौटते हुए खलनायक दिखाए गए थे और इसमें मैगुयर या गारफील्ड या मल्टीवर्स में आगे की अंतर्दृष्टि की कोई पुष्टि नहीं थी। 47 175 176 24 नवंबर को सोनी ने सिमंस और राइस की विशेषता वाले द डेली बगल वायरल मार्केटिंग अभियान के हिस्से के रूप में टिकटॉक पर कई वीडियो जारी करना शुरू किया। 177 दिसंबर 2021 में फिल्म का पहला मिनट विशेष रूप से लेट नाइट विद सेठ मेयर्स पर प्रीमियर हुआ। 178 जबकि फिल्म को बढ़ावा देने के लिए लिबर्टी म्यूचुअल के साथ साझेदारी में न्यूयॉर्क शहर में द डेली बगल के लिए एक न्यूज स्टैंड स्थापित किया गया था। 179 अन्य मार्केटिंग साझेदारों में वीडियो गेम फोर्टनाइट और पबग मोबाइल शामिल है, जिसमें विशेष इन-गेम स्पाइडरमैन थीम वाले प्रॉप्स और पोशाकें शामिल है। आसुस, जिसका रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG लैपटॉप नेट द्वारा फिल्म में उपयोग किया जाता है। Xiaomi, IQO, कॉन्टिनेंटल AG और टेम्पिको बेवरेजेस। फिल्म का कुल प्रचार विपणन मूल्य $202 मिलियन था। 180 मुक्त करना थिएट्रिकल स्पाइडरमैन नो वे होम का वर्ल्ड प्रीमियर 13 दिसंबर 2021 को हॉलीवुड लॉस एंजिल्स के फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ था। 181 182 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में 15 दिसंबर 183 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 दिसंबर को रिलीज हुई, जहां यह रियलिटी 3D 184 और आईमैक्स और अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों सहित 4325 सिनेमाघरों में खुली। 185 इसे पहले 16 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए सेट किया गया था। 4 लेकिन इसे 5 नवंबर तक पीछे धकेल दिया गया। 71 इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण दिसंबर 2021 की तारीख तक पीछे धकेल दिया गया। 77 यह MCU के चरण 4 का हिस्सा है। 186 अगस्त 2021 में सोनी और CJ4 डीप्लेक्स ने स्क्रीनएक्स प्रारूप में 3 वर्षों में सोनी की 15 फिल्मों को रिलीज करने के लिए एक सौदे की घोषणा की, जिसमें नो वे होम भी शामिल है। 187 नवंबर 2021 में फिल्म को चीन में एक नाटकीय रिलीज मिलने की सूचना मिली थी, जिससे यह ऐसा करने वाली पहली चरण 4 की फिल्म बन गई, क्योंकि ब्लैक विडो, शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स और इटर्नल देश में रिलीज नहीं हुए थे। 188 हालांकि फरवरी 2022 तक कोई रिलीज की तारीख नहीं थी। 189 आंशिक रूप से देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक तनाव के कारण। 190 189 जो कि 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी राजनीतिक बहिष्कार से उपजा था। 190 मई 2022 में चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर देश में रिलीज होने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फिल्म से हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन सोनी ने इनकार कर दिया। 191 मार्च 2024 में सोनी ने घोषणा की कि कोलंबिया पिक्चर्स की 100वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में उनकी सभी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज की जाएंगी। स्पाइडरमैन नो वे होम को 3 जून 2024 को फिर से रिलीज किया गया। डाक उत्पादन पहले की स्पाइडरमैन फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराने वाले अभिनेताओं में ग्रीन गॉब्लिन के रूप में विलेम डेफो, डॉक्टर ऑक्टोपस के रूप में अल्फ्रेड मोलिना, इलेक्ट्रो के रूप में जेमी फॉक्स, सैंडरमैन के रूप में थॉमस हेडेन चर्च, लिजर्ड के रूप में राइज इफेंस और जे. जोना जेमसन के रूप में J.K. सिमंस शामिल है। अप्रैल 2021 में
मोलिना ने पुष्टि की कि वह फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें निर्माण के दौरान फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी उपस्थिति व्यापक रूप से अफवाह थी और रिपोर्ट की गई थी। 25 उस महीने के अंत में जेबी स्मूव ने खुलासा किया कि वह फार फ्रॉम होम से जूलियस डेल के रूप में लौट रहे हैं। 45 जबकि कॉक्स ने कहा कि वह फिल्म से जुड़े नहीं थे। 117 मई की शुरुआत में गारफील्ड ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें फिल्म में आने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में कहा कभी नहीं कहना। 118 119 जबकि एंगोरी राइस को फिल्म में बेटी ब्रैंट के रूप में लौटने का खुलासा किया गया था, जो पिछले एमसीयू मीडिया से उनकी भूमिका को दोहरा रही थी। 42 उस महीने के अंत में स्टोन ने फिल्म में अपनी भागीदारी से इनकार किया। 120 सोनी पिक्चर्स मोशन पिक्चर ग्रुप के अध्यक्ष सैनफोर्ड पेनिच ने मई में स्वीकार किया कि एसएसयू और एमसीयू के बीच संबंधों को लेकर प्रशंसकों में भ्रम और निराशा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे स्पष्ट करने की एक योजना थी। उनका मानना था कि यह उस समय पहले से ही लोगों के लिए थोड़ा और स्पष्ट हो रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कहा कि नो वे होम की रिलीज से इस योजना का और अधिक पता चलेगा। वेरी ने टिप्पणी की कि नो वे होम में मल्टीवर्स तत्वों का स्पष्ट परिचय हो सकता है, जो हॉलैंड को एमसीयू और एसएसयू दोनों में दिखाई देने की अनुमति देगा। 121 नो वे होम के आधिकारिक ट्रेलर ने हेरोल्ड हैप्पी होगन के रूप में जॉन फेवरयू और वोंग के रूप में बेनेडिक्ट वोंग की भागीदारी की पुष्टि की, जो पिछली एमसीयू फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। 18 साथ ही जेके सिमंस फार फ्रॉम होम से जोना जेमसन के रूप में। सिमंस ने पहले रेमी त्रयी में भी चरित्र का एक अलग संस्करण निभाया था। 46 यह भी पुष्टि की गई कि इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन के पात्र फिल्म में दिखाई देंगे। 18 19 122 इस निहितार्थ के साथ कि ग्रीन गॉब्लिन का यह अवतार रेमी फिल्मों से विलेम डेफो का संस्करण होगा। 122 सितंबर 2021 में गारफील्ड ने फिर से इनकार किया कि वह फिल्म में थे। उन्होंने कहा, मैं चाहे जो भी कहूं, यह या तो लोगों के लिए वास्तव में निराशाजनक होगा या यह वास्तव में रोमांचक होने वाला है। 123 गारफील्ड ने बाद में अपने इनकार को काफी तनावपूर्ण लेकिन अजीब तरह से सुखद बताया। 124 अक्टूबर की शुरुआत में कई टिप्पणीकारों ने उम्मीद की थी कि टॉम हार्डी एसएसयू फिल्मों वेनम 2018 और वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 से एडी ब्रॉक और वेनम के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। लेट देयर बी कार्नेज मिडक्रेडिट सीन के बाद पात्रों को उनके ब्रह्मांड एसएसयू से एमसीयू में ले जाया जा रहा था। 125 126 127 फीगे ने कहा कि दृश्य बनाने के लिए लेट देयर बी कार्नेज और नो वे होम टीमों के बीच बहुत समन्वय था। 128 जिसे नो वे होम के निर्माण के दौरान वाट्स द्वारा निर्देशित किया गया था। 15 हार्डी अंतः फिल्म के मिडक्रेडिट सीन में ब्रॉक के रूप में दिखाई दिए। 41 हालांकि उन्हें फिल्म की अंतिम लड़ाई में एकीकृत करने के बारे में चर्चा हुई थी। 15 129 उस महीने के अंत में नो वे होम पर एम्पायर के अंत में कहा गया कि फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, डेफो के ग्रीन गॉब्लिन, थॉमस हेडेन चर्च के फ्लिंट मार्को बटा सैंडमैन की वापसी शामिल होगी, जो रेमी की फिल्म स्पाइडरमैन 3 2007 से और राइज इफेंस के कर्ट कॉनर्स बटा छिपकली की वापसी होगी। वेब की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 130 फिल्म में चर्च की भूमिका मूल रूप से बड़ी होनी थी, जिसमें सैंडमैन के अपनी बेटी पेनी, जिसे पहले पेरला हेनिजार्डिन द्वारा चित्रित किया गया था, के साथ संबंधों के बारे में एक सबप्लॉट शामिल था, लेकिन कोविड-19 महामारी और स्क्रिप्ट को फिर से लिखे जाने के कारण उनकी भूमिका कम हो गई। 131 वॉट्स ने कहा कि ये अभी भी अपुष्ट अफवाहें हैं और उन्हें पात्रों की उपस्थिति की पुष्टि या खंडन करने की कोई जल्दी नहीं है। 130 जबकि फीगे ने कहा कि अफवाहें प्रशंसकों के लिए मजेदार थीं, लेकिन दर्शकों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे सभी सच होंगी। 132 फिल्म के दूसरे ट्रेलर ने डेफो,
चर्च और इफान्स की भागीदारी की पुष्टि की। 21 पॉल जियामाटी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से एलेक्सेई सित्सेविच, राइनो और फार फ्रॉम होम से जेक गिलेनहाल के क्वेंटिन बेक, मिस्टीरियो को भी शामिल करने पर विचार किया गया था, जिसमें मैककेना और सोमरस सिनिस्टर 6 बनाने के विचार के साथ खेल रहे थे। राइनो, मिस्टीरियो और सिनिस्टर 6 अंत फिल्म में दिखाई नहीं दिए। 133 हालांकि फार फ्रॉम होम से बेक के रूप में गिलेनहाल के अभिलेखीय फुटेज का इस्तेमाल नो वे होम में किया गया था। 49 इंसोम्नियाक गेम्स के स्पाइडरमैन वीडियो गेम श्रृंखला से पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन के संस्करण की एक कैमियो उपस्थिति पर भी नो वे होम के लिए विचार किया गया था। 129 नो वे होम के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस की अवधारणा कला से पता चला कि स्पाइडर मैन 2 नवंबर की शुरुआत में जॉर्ज लेंडेबोर्ग जूनियर ने खुलासा किया कि वह होमकमिंग और फार फ्रॉम होम से जेसन इयोनेलो के रूप में अपनी भूमिका को उन फिल्मों के समान भूमिका में दोहराएंगे जिनका मूल कहानी से बहुत कम लेना देना होगा। 135 महीने के मध्य तक फिल्म के लिए अतिरिक्त फोटोग्राफी पूरी हो गई थी। 136 पास्कल ने नो वे होम को होमकमिंग ट्रायलॉजी की परिणति के रूप में वर्णित किया। 137 और एरियन मोएद ने खुलासा किया कि फिल्म में उनकी एक भूमिका थी। 138 जिसमें वे डैमेज कंट्रोल विभाग डीओडीसी के एजेंट क्लेरी की भूमिका निभा रहे थे। 49 उस समय डंस्ट ने पुष्टि की कि वह फिल्म में दिखाई नहीं देंगी। 139 लेकिन यह भी कहा कि वह मैरी जेन वॉटसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए कभी नहीं कहेंगी। 140 दिसंबर के मध्य में मार्टिन स्टार को फिल्म में रोजर हैरिंगटन के रूप में प्रदर्शित होने की पुष्टि की गई थी, जो पिछले एमसीयू मीडिया से उनकी भूमिका को दोहरा रहा था। 44 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक टीजर ट्रेलर को फिल्म के अंत में पोस्ट क्रेडिट दृश्य के रूप में शामिल किया गया था। 141 नो वे होम की नाटकीय रिलीज के तुरंत बाद ऑनलाइन रिलीज होने से पहले। 142 जेफरी फोर्ड और लेह फोल्सम बॉयड ने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। 143 दृश्य प्रभाव सिनेसाइट, क्लियर एंगल स्टूडियो, क्राफ्टी एप्स, डिजिटल डोमेन, फोल्क्स वीएफएक्स, फ्रेमस्टोर, लूमा पिक्चर्स, मॉन्स्टर्स एलियंस रोबोट्स जॉम्बीज, मिस्टर एक्स, परसेप्शन, सीक्रेट लैब, सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स और एसएसवीएफएक्स द्वारा प्रदान किए गए थे। 144 होगन के अपार्टमेंट में ग्रीन गॉब्लिन के साथ हॉलैंड के पार्कर के पहले टकराव के दृश्य को कई अलग-अलग पुनरावृत्तियों से गुजारा गया, जिसमें से एक में माइकल दिशानिर्देश दिए गए हैं और बस अपरिहार्य को विलंबित किया गया है। 251 हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर ने महसूस किया कि मल्टीवर्सल मुहिम को शामिल करने से चरित्र के आयरन मैनिफिकेशन को संबोधित किया गया, जिसने हॉलैंड केंद्रित फिल्मों को सबसे कम मजेदार बना दिया। 252 सीएनएन के ब्रायन लोरी ने हास्य की प्रशंसा की और लिखा, हालांकि जो पहले से ही स्पष्ट है वह यह है कि इस फिल्म को स्वाद और आनंद लेने के लिए बनाया गया था, और जो एक तेजी से मायावी घटना बन गई है उसमें सिनेमाघरों में प्रशंसकों की चीखें और चिल्लाहट शामिल होगी, जहां स्पाइडरमैन पहले अपने रहस्यों को उजागर करेगा और फिर अधिक संभावना है अपने पैरों को दिखाएगा। 253 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3 अंक दिए और हॉलैंड और जेंडाया के अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा, उपयोगी सीजीआई और व्यावहारिक प्रभावों के बारे में कुछ भी नया या विशेष रूप से यादगार नहीं है, लेकिन हम बड़े हिस्से में परिणाम में निवेश करते हैं क्योंकि हॉलैंड सिनेमाई स्पाइडरमैन में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है, जबकि जेंडाया हर पल स्क्रीन पर दिल, होशियारी और गर्मजोशी देती है। हम इन दोनों को सफल बनाने के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं, भले ही मल्टीवर्स हमेशा उनके पक्ष में न हो। 254 इसके विपरीत वल्चर के बिल्गे एबरी ने फिल्म को बहुत ही औसत दर्जे का कहा, एक्शन, कॉमेडी और लेखन की आलोचना की, लेकिन डेफो की प्रशंसा की, उनका वर्णन करते हुए कि एक बार फिर उन्हें अपने चरित्र के विभाजित के साथ कुछ मामूली मजा लेने का मौका मिला, और गारफील्ड ने उन्हें वास्तविक आनंद कहा और फिल्म का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। 255
लिटिल व्हाइट लाइज की हन्ना स्ट्रॉन्ग ने विशेष रूप से हॉलैंड के पीटर पार्कर चरित्र के संबंध में खराब चरित्र विकास के लिए फिल्म की आलोचना की, जिसमें कहा गया, यह देखना दुखद है कि एक ही चरित्र बार बार कोई सबक सीखने या व्यक्तिगत विकास का एक अंश भी दिखाने में विफल रहता है। वही समीक्षा आमतौर पर अच्छी कहानी कहने की तुलना में प्रशंसक सेवा को प्राथमिकता देने वाली फिल्म की भी आलोचना करती है। 256 पुरस्कार। मुख्य लेख स्पाइडरमैन नो वे होम को प्राप्त पुरस्कारों की सूची। नो वे होम को 1 अकादमी पुरस्कार, 257 3 विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कार, 1 जीत, 258 259 1 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स गिल्ड पुरस्कार, 260 1 गोल्डन रील पुरस्कार, 261 3 निक्लोडियन किड्स चॉइस पुरस्कार, सभी जीत, 262 5 क्रिटिक्स चॉइस सुपर पुरस्कार, 3 जीत, 263 264 और 9 सैटर्न पुरस्कार, 1 जीत, 265 सहित अन्य के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए विचार करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसे बाफ्टा की स्ट्रीमिंग सेवा पर उपलब्ध नहीं कराया गया था, कथित तौर पर सोनी द्वारा पायरेसी के बारे में चिंतित होने के कारण। 266 समारोह के ऑस्कर फैन फेवरेट प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में 3 स्पाइडरमैन की टीम ऑस्कर चीयर मोमेंट के लिए 5 फाइनलिस्टों में से एक थी। 267 और मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार यह फिल्म फैन फेवरेट फिल्म प्रतियोगिता जीतने के लिए पसंदीदा थी। 268 यह क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर रही। 269 भविष्य स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे यहां पुनर्निर्देशित होता है। कॉमिक बुक की कहानी के लिए ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स देखें। अगस्त 2019 तक फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म नो वे होम के साथ विकास में थी। 55 फरवरी 2021 में हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम उनके अनुबंध के तहत अंतिम फिल्म थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगर भविष्य में पूछा जाए तो वह स्पाइडर मैन की भूमिका निभाना जारी रखेंगे। 270 उस अक्टूबर में हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम को एक फ्रेंचाइजी के अंत के रूप में माना जा रहा है, जो होमकमिंग के साथ शुरू हुई थी, जिसमें एमसीयू स्पाइडरमैन पात्रों की विशेषता वाली कोई भी अतिरिक्त एकल फिल्म फिल्मों की पहली त्रयी से अलग होगी और इसमें एक टोनल परिवर्तन होगा। 26 एक महीने बाद हॉलैंड ने कहा कि वह अनिश्चित है कि क्या उसे स्पाइडरमैन फिल्में बनाना जारी रखना चाहिए और उसे लगा कि अगर वह अभी भी अपने 30वें दशक में चरित्र को चित्रित कर रहा था तो उसने कुछ गलत किया होगा। 72 बाद में नवंबर में पास्कल ने कहा कि हॉलैंड अभिनीत स्पाइडरमैन फिल्मों की 1 और 3 की योजना थी, जिनमें से पहली पर काम शुरू होने वाला था। 137 हालांकि सोनी के पास अभी तक आगे की एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए आधिकारिक योजना नहीं थी। 271 फीज ने दिसंबर में पुष्टि की कि वह और पास्कल सोनी और डिज्नी के साथ नो वे होम में पार्कर के महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अगली स्पाइडरमैन फिल्म की कहानी विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने वादा किया कि सोनी और डिज्नी के बीच साझेदारी फिर से नहीं टूटेगी, जैसा कि नो वे होम के विकास के दौरान हुआ था। 272 अप्रैल 2022 में मार्वल स्टूडियोज के द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 के निर्देशक के रूप में वाट्स के बाहर निकलने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि सोनी को अभी भी उम्मीद है कि वाट्स हॉलैंड और जेंडाया के साथ अंततः अगली एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म के लिए वापसी करेंगे। 274 पास्कल ने मई के अंत में कहा कि फिल्म अभी भी विकास में थी, लेकिन उस महीने की शुरुआत में शुरू हुई 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण काम रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद काम फिर से शुरू होगा। 275 उस समय तक हॉलैंड ने दोहराया कि फिल्म विकास के शुरुआती चरण में थी और वह इसके बारे में बैठकों में शामिल थे, जिन्हें लेखकों की हड़ताल के कारण रोक दिया गया था। 276 नवंबर 2023 में हॉलैंड ने फिर से उल्लेख किया कि वह फिल्म के इर्दगिर्द चर्चाओं का हिस्सा थे और उन्होंने केवल तभी लौटने की इच्छा दोहराई जब यह
चरित्र के साथ न्याय करेगा। 277 डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने एमसीयू फिल्म शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021 का निर्देशन किया था, सितंबर 2024 तक सीक्वल का निर्देशन करने के लिए शुरुआती बातचीत में थे। 278 अगले महीने हॉलैंड ने कहा कि फिल्मांकन 2025 के मध्य में शुरू होगा। 279 और फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी, जिसमें क्रेटन की नियुक्ति की पुष्टि हुई। 280 फरवरी 2025 में फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते बाद 31 जुलाई 2026 तक टाल दिया गया। 281 मार्च 2025 में सैडी सिंह एक अज्ञात भूमिका में फिल्म के कलाकारों में शामिल हुई। 282 और शीर्षक की घोषणा स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के रूप में की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नो वे होम ने अपने शुरुआती दिन $121.85 मिलियन, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $50 मिलियन शामिल थे, कमाए, जो एंड गेम $157.4 मिलियन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई और दिसंबर में रिलीज के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन गई। अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने $260 मिलियन की कमाई की, जो इन्फिनिटी वॉर $257.7 मिलियन से आगे निकलकर अब तक की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गई। 223 9 जनवरी 2022 तक अनुमानित 54.4 मिलियन लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सिनेमाघरों में नो वे होम देखा है। 224 फिल्म 3 अतिरिक्त सप्ताहांतों तक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जब तक कि इसे 5वें सप्ताहांत में स्क्रीम द्वारा हटा नहीं दिया गया। 225 228 फिल्म ने रिलीज के अपने 7वें वीकेंड में एक बार फिर नंबर 1 स्थान पर कब्जा जमाया। 229 मार्च 2022 में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $800 मिलियन को पार कर लिया। स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस 2015 और एंडगेम के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। कॉमस्कोर के वरिष्ठ मीडिया विश्लेषक पॉल डेरगाराबेडियन ने फिल्म को यकीनन मूवी थिएटर उद्योग के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म कहा, क्योंकि इसने मूवी थिएटर उद्योग की व्यवहार्यता और थिएट्रिकल रिलीज विंडो के लाभ को दिखाने में मदद की, जबकि उद्योग कोविड-19 महामारी से उबर गया। 206 फिल्म अपने 15वें वीकेंड पर 11वें स्थान पर आ गई। 230 नो वे होम बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर लौट आई। द मोर फन स्टफ वर्जन की रिलीज के पहले दिन $1.8 मिलियन की कमाई की। 231 और 4 दिवसीय श्रम दिवस सप्ताहांत में $6.5 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रही। टॉप गन मेवरिक 2022 और बुलेट ट्रेन 2022 से पीछे रही। 232 यह फिर से रिलीज की गई एमसीयू फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस क्रॉस थी, जिसने एंडगेम $5.5 मिलियन को पीछे छोड़ दिया। फार फ्रॉम होम $4 मिलियन। 233 नो वे होम ने अपने शुरुआती दिन 15 बाजारों से 43.6 मिलियन की कमाई की, जिसमें सोनी ने दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, इटली और ताइवान में सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण कोरिया में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन $5.28 मिलियन की कमाई की, जिससे देश में फार फ्रॉम होम के ओपनिंग डे को 11% से अधिक और महामारी के दौरान किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा डे 1 आंकड़ा मिला। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने 7.6 मिलियन, 10.1 मिलियन के साथ नो टाइम टू डाई के ओपनिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को हराया। 234 भारत में फिल्म का ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर कारोबार ₹320 मिलियन, 2023 में ₹360 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर, से ₹345 मिलियन, 2023 में ₹390 मिलियन या $4.6 मिलियन के बराबर रहा, जिसने एंडगेम और भारतीय फिल्म सूर्यवंशी 2021 को पछाड़ दिया। 235 अपने 5 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 60 बाजारों से $340.8 मिलियन की कमाई की। 236
16 जनवरी 2022 तक लैटिन अमेरिका में यह मैक्सिको $72 मिलियन में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और ब्राजील $50.4 मिलियन, मध्य अमेरिका $12.6 मिलियन और इक्वाडोर $7.9 मिलियन में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 27 फरवरी 2022 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार यूनाइटेड किंगडम $127.3 मिलियन, मैक्सिको $76.2 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $67.9 मिलियन, फ्रांस $65.2 मिलियन और दक्षिण कोरिया $63.1 मिलियन है। संगीत मुख्य लेख स्पाइडरमैन नो वे होम साउंड ट्रैक। नवंबर 2020 में होमकमिंग और फार फ्रॉम होम के संगीतकार माइकल गियाचिनो के नो वे होम में लौटने की पुष्टि की गई थी। 148 फिल्म का स्कोर एल्बम 17 दिसंबर 2021 को डिजिटल रूप से जारी किया गया था, जिसमें अरचनोवर्चर नामक एक ट्रैक 9 दिसंबर को एकल के रूप में जारी किया गया था और अगले दिन एक्सिट थ्रू द लॉबी शीर्षक से एक और रिलीज किया गया था। 149 गियाचिनो ने हेस जिमर, जेम्स हॉर्नर, क्रिस्टोफर यंग, 150 और डैनी एल्फमैन की पिछली स्पाइडरमैन फिल्मों के विषयों के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के अपने विषयों का भी संदर्भ दिया है। 151 इन अन्य विषयों के उपयोग के संबंध में गियाचिनो नहीं चाहते थे कि उनका उपयोग प्रशंसक सेवा हो और उन्हें बहुत लक्षित तरीके से शामिल करने के तरीके खोजे जाएं। वह और वाट्स उनके अधिकतम प्रभाव के लिए उनका उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है, इस मामले में बहुत अधिक संरेखन में थे। 152 विपणन मई 2020 में सोनी ने फिल्म में अपने नए मॉडल और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए हुंडई मोटर समूह के साथ एक प्रचार साझेदारी की। 153 बाद में हुंडई ने ओनली वे होम शीर्षक से एक विज्ञापन जारी किया, जिसे वाट्स द्वारा फिल्म और इयोनिक 5 इलेक्ट्रिक पावर्ड एसयूवी, जो हुंडई टक्सन के साथ फिल्म में दिखाई देती है, को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें हॉलैंड और बैटलोन ने अभिनय किया था। 154 फरवरी 2021 के अंत में हॉलैंड, बैटलोन और जेंडिया ने स्पाइडरमैन, फोन होम, स्पाइडरमैन, होमब्रेकर और स्पाइडरमैन होम स्लाइस शीर्षकों के साथ नकली लोगों के साथ फिल्म से अपने पात्रों की विशेषता वाले 3 चित्र जारी किए। 155 बैटलोन और जेंडाया ने नोट किया कि हॉलैंड पर वास्तविक शीर्षक के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने गलती से दूसरी फिल्म का शीर्षक बता दिया था। वीडियो एक व्हाइट बोर्ड पर समाप्त होता है, जिसमें फिल्म का असली शीर्षक दिखाया गया है, अन्य कई शीर्षकों के बीच जिसमें होम शब्द शामिल है, जिस पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया था। 113 सीएनईटी की जेनिफर बिसेट ने सुझाव दिया कि नकली शीर्षक और लोगो फिल्म में खलनायकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें फॉक्सक्स का इलेक्ट्रो और मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस शामिल है। 155 जबकि द रैप के अंबर्टो गोंजालेज ने उन्हें मजेदार बैट इन द स्विच फेक कहा और नोट किया कि फोन होम शीर्षक ने ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 की एक पंक्ति का संदर्भ दिया। 156 उन्होंने स्टिल्स की तुलना स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्मों और द गोयनीज 1985 के भयानक विस्मयकारी आश्चर्य से की। 157 जबकि आयो 9 के जर्मेन लुसियर ने कहा कि उन्होंने सूक्ष्म नेशनल ट्रेजर इंडियाना जोन्स वाइब्स दिया। 158 जुलाई 2021 में मार्वल ने फिल्म के लिए विभिन्न खिलौनों और मूर्तियों का खुलासा किया, जिसमें फनको पॉप्स, मार्वल लीजेंड्स के आंकड़े शामिल है और लेगो सेट। 159 अगस्त 2021 के अंत में जब फिल्म के लिए ट्रेलर और आधिकारिक छवियों या विवरणों की कमी के बारे में पूछा गया, तो फीज ने कहा कि फिल्म हमारे किसी भी अन्य प्रोजेक्ट की तुलना में अधिक या कम गुप्त नहीं थी और पुष्टि की कि सिनेमाघरों में फिल्म के प्रीमियर से पहले एक ट्रेलर जारी किया जाएगा। 160 हालांकि सोनी फिल्म के लिए मार्केटिंग संभालती है, लेकिन उनकी मार्केटिंग टीम डिज्नी के साथ समन्वय में है,
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक को पता हो कि दूसरा कब एमसीयू से संबंधित सामग्री जारी कर रहा है, ताकि यह सभी के लिए जीत-जीत हो। 161 22 अगस्त को पहले ट्रेलर का एक स्पष्ट लीक सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। 162 163 164 जिसे हॉलीवुड रिपोर्टर ने वैध माना जब सोनी ने ट्रेलर की विभिन्न प्रतियों को हटाने के लिए काम किया। 162 कोलाइडर में एडम चिटवुड ने ट्रेलर के इर्दगिर्द ऑनलाइन उत्साह को देखा और महसूस किया कि यह प्रशंसकों द्वारा अपने दिमाग में बनाए गए प्रचार पर खरा नहीं उतर पाएगा। चिटवुड ने आगे कहा कि मार्वल स्टूडियोज की 2021 की अन्य फिल्म रिलीज में नो वे होम जैसी मांग नहीं देखी गई। उन्होंने बताया कि सभी अफवाहों के अनुसार कास्टिंग ने फिल्म को जीवन में एक बार देखने का अनुभव बना। अधिक मजेदार सामग्री संस्करण द मोर फन स्टफ वर्जन के लिए थिएटर रिलीज पोस्टर। इसे मूल पोस्टर से बेहतर माना गया क्योंकि इसमें वे सभी किरदार दिखाए गए थे जिन्हें पहले मूल रिलीज के विपणन के साथ गुप्त रखा गया था। 193 194 195 फिल्म का एक विस्तारित कट द मोर फन स्टफ वर्जन उपशीर्षक जून 2022 में घोषित किया गया था। फिर से रिलीज ने कॉमिक्स में स्पाइडर मैन के 60 साल और फिल्म में स्पाइडर मैन के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। 196 और इसमें लगभग 13 मिनट के अतिरिक्त और हटाए गए दृश्य शामिल थे। परिवर्धन में शामिल है हॉलैंड, मैगुइर और गारफील्ड द्वारा एक परिचय, पार्कर और मे के अतिरिक्त दृश्य जिनसे डैमेज कंट्रोल विभाग पूछताछ कर रहा है, हॉलैंड के भाई हैरी के साथ एक चोर के रूप में दृश्य जिसे मूल रिलीज से काट दिया गया था, स्कूल में पार्कर के अतिरिक्त दृश्य, ब्रैंड पार्कर उनके शिक्षकों और उनके सहपाठियों का साक्षात्कार कर रहा है, डेली बगले द्वारा पार्कर के स्कूल में पहले दिन की रिपोर्ट और डिलन और मार्को का आगमन, न्यूयॉर्क सैंक्चुअम के तहखाने में अतिरिक्त दृश्य और एक नया पोस्ट क्रेडिट दृश्य। यह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर ट्रेलर की जगह लेता है जो स्ट्रेंज के दूसरे मंत्र के प्रभावों को प्रदर्शित करता है। 197 मोर फन स्टफ वर्जन 31 अगस्त 2022 से इंडोनेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसके बाद 1 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित अन्य देशों में और बाद में 6 अक्टूबर तक कई अन्य बाजारों में रिलीज किया गया। 198 199 विस्तारित कट के पोस्टर को मूल रिलीज के विपणन पर एक सुधार माना गया था क्योंकि यह उन सभी पात्रों को प्रदर्शित करने में सक्षम था जिन्हें पहले फिल्म की रिलीज से पहले गुप्त रखा गया था। 193 194 195 कोलाइडर में सृष्टि मिश्रा ने कहा कि यह एवेंजर्स शैली का पोस्टर है जिसमें वेयर इज वाल्डो प्रभाव के साथ मल्टीवर्स फील्स का एकदम सही मिश्रण है। 193 200 comicbook.com के रस बर्लिंगेम ने कहा कि पोस्टर वह था जिसका हम सभी को इंतजार था और जिस तरह से सोनी ने शुरू में फिल्म को बढ़ावा दिया था उसमें यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद भी उन्होंने कैमियो पर चुप रहना जारी रखा। 195 होम मीडिया बाह्य छवि चिन्ह बेशक हमें मीम मिल गया। स्पाइडरमैन मूवी के ट्विटर से होम मीडिया घोषणा ट्वीट और 1960 के दशक की टीवी श्रृंखला मीम श्रद्धांजलि छवि प्रस्तुत करता है। छवि चिन्ह स्पाइडरमैन पॉइंटिंग मीम द ओरिजिन्स ऑफ द आइकॉनिक स्पाइडरमैन पॉइंटिंग मीम नर्डिस्ट इंडस्ट्रीज के माध्यम से। स्पाइडरमैन नो वे होम को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा डिजिटल डाउनलोड पर 15 मार्च 2022 को रिलीज किया गया। 201 और अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी पर 12 अप्रैल को। डिजिटल रूप से यह फिल्म 3 फिल्मों के बंडल में भी उपलब्ध थी जिसमें मार्वल स्टूडियोज की सभी स्पाइडरमैन फिल्में शामिल थीं, साथ ही हॉलैंड, मैगुइर और गारफील्ड की फिल्मों सहित 8 फिल्मों का बंडल भी उपलब्ध था। 202 फिल्म के ब्लूरे संस्करणों के टोरेंट साइटों पर लीक होने के बाद सोनी ने डिजिटल रिलीज को 22 मार्च से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया। 203 201 होम मीडिया में एक गैग रील और कई पर्दे के पीछे के फीचर शामिल है जिनमें 2 गोलमेज चर्चाएं शामिल है।
204 वुडू पर इसकी सबसे अधिक प्री रिलीज डिजिटल खरीदारी है, जो एंडगेम के लिए हुई खरीदारी से आगे निकल गई है। होम मीडिया रिलीज की तारीखों की घोषणा करने के लिए सोनी और फिल्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हॉलैंड, मैगुइर और गारफील्ड की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 1967 की स्पाइडरमैन टेलीविजन सीरीज के एक लोकप्रिय मीम को फिर से बनाया, जिसमें कई स्पाइडरमैन एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे। छवि के ट्वीट्स ने पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों के भीतर 10,000 से अधिक रीट्वीट प्राप्त किए। 205 रिलीज के अपने पहले सप्ताह के भीतर फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.1 मिलियन से अधिक डिजिटल यूनिट बेची, जो $42 मिलियन के बराबर थी। यह डिजिटल रिलीज पर उपलब्ध किसी फिल्म के पहले सप्ताह का रिकॉर्ड था। 206 एनपीडी ग्रुप के अनुसार यह अमेरिका में 2022 में फिजिकल मीडिया पर सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म भी थी। फिल्म को थिएट्रिकल और होम मीडिया रिलीज के बाद स्टारज पर रिलीज किया गया था। यह सोनी द्वारा स्टारज पर एक विशेष सीमित स्ट्रीमिंग वीडियो ऑन डिमांड (एसवीओडी) रिलीज के साथ रिलीज की गई अंतिम फिल्म थी। निम्नलिखित फिल्में 2026 तक उनके थिएट्रिकल और होम मीडिया रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएंगी। 208, 209 इसके अतिरिक्त सोनी ने अप्रैल 2021 में डिज्नी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसे सोनी की विरासत सामग्री तक पहुंच मिल गई, जिसमें पिछली स्पाइडरमैन फिल्में और एसएसयू में मार्वल सामग्री शामिल है, ताकि वह डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम कर सके और डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर दिखाई दे सके। 2022 से 2026 तक रिलीज होने वाली सोनी की फिल्मों तक डिज्नी की पहुंच नेटफ्लिक्स पर उनकी उपलब्धता के बाद होगी। 210, 211, 212 मोर फन स्टफ वर्जन को सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को डिजिटल पर स्पाइडरमैन नो वे होम एक्सटेंडेड कट के रूप में रिलीज किया गया। 213 जब यह स्टारज पर भी स्ट्रीमिंग शुरू हुई। 214 स्वागत बॉक्स ऑफिस। स्पाइडरमैन नो वे होम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $814.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 1.107 बिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 1.921 बिलियन की कमाई हुई। 3 यह 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 215 अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 216 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 217 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पाइडरमैन फिल्म और सोनी द्वारा रिलीज की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 218 नो वे होम स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर 2019 के बाद $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली फिल्म भी है। 219 उस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली तीसरी सबसे तेज और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म बन गई। 220 यह जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 से आगे निकलकर उत्तरी अमेरिका में सोनी पिक्चर्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 218 दुनिया भर में अनुमानित अंतिम सकल $1.75 बिलियन, एक आंकड़ा जो पार कर गया था, के आधार पर डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के अंतिम शुद्ध लाभ का अनुमान $610 मिलियन लगाया, जिसमें उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागत बनाम बॉक्स ऑफिस ग्रॉस और होम मीडिया राजस्व शामिल है। 221 इसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिनेमा ऑपरेटर सिनेवर्ल्ड के वैश्विक राजस्व को 2019 के स्तर का 88% लौटा दिया। बिक्री पूर्व टिकट रिकॉर्ड। टिकटों की बिक्री 29 नवंबर 2021 की मध्यरात्रि से शुरू हुई, जिसमें फैंडेंगो और एएमसी थिएटर जैसी कई टिकट वेबसाइटें टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे उपयोगकर्ताओं की भारी आमद के कारण क्रैश हो गईं। 239 फैंडेंगो पर टिकटों की बिक्री ने केवल 2 घंटों में ब्लैक विडो को पीछे छोड़ दिया और दिन के अंत तक यह एंडगेम के बाद से सबसे अच्छी पहले दिन की अग्रिम टिकट बिक्री बन गई। 240 जबकि इन्फिनिटी वॉर, स्टार वार्स, द लास्ट जेडी 2017, फार फ्रॉम होम, द राइज ऑफ स्काईवॉकर और दुष्ट वन 2016 की 24 घंटे की टिकट बिक्री को भी पीछे छोड़ दिया।
241 नो वे होम की एएमसी पर दूसरी सबसे अधिक एक दिवसीय टिकट बिक्री थी, जिसके सीईओ एडम एरन ने इसका श्रेय स्पाइडरमैन थीम वाले नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी को दिया। 241 फिल्म ने मेक्सिको में पहले दिन टिकट बिक्री में $7 मिलियन के साथ रिकॉर्ड भी बनाए, जो एंडगेम से 40% अधिक था। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले 12 दिनों की अवधि में नो टाइम टू डाई से 3 गुना ज्यादा बिक्री की, जबकि ब्राजील की टिकट बिक्री उसी समय एंडगेम से 5% अधिक थी। फिल्म ने पोलैंड में द राइज ऑफ स्काई वॉकर और पुर्तगाल में नो टाइम टू डाई के प्रीसेल रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे अच्छे प्रीसेल रिकॉर्ड वाले अन्य बाजारों में स्पेन, ब्राजील और मध्य अमेरिका शामिल है। 242 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 432 समीक्षाओं के आधार पर 7.9/10 के औसत स्कोर के साथ 93% की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी। साइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है। एक बड़ा, बोल्ड स्पाइडरमैन सीक्वल, नो वे होम अपने हास्य और दिल को खोए बिना फ्रेंचाइज के दायरे और दाव का विस्तार करता है। 243 मेटाक्रिटिक पर 60 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 244 सिनेमास्कोर द्वारा पोल किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर एक दुर्लभ A+ ग्रेड दिया। पहली लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्म और द एवेंजर्स 2012, ब्लैक पैंथर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम के बाद स्कोर अर्जित करने वाली चौथी MCU फिल्म। 223 पोस्टट्रैक ने बताया कि 96% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया। 91% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 223 IGN की अमेलिया एम्बरविंग ने फिल्म को 10 में से 8 अंक दिए, जिसमें कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव, साथ ही समग्र भावनात्मक धड़कन, सभी अर्जित महसूस होते हैं, जबकि डेफो, मोलिना और फॉक्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 245 डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हेमंड ने वॉट्स के निर्देशन की प्रशंसा की और लिखा, हॉलैंड, जेंडाया और बैटलन एक अनमोल तिकड़ी है और विभिन्न खलनायक और अन्य जो अंदर बाहर आते हैं, इस शुद्ध फिल्म को उच्चतम क्रम का मजा बनाते हैं। प्रशंसक स्वर्ग में होंगे। 246 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने गारफील्ड और मैगुएर के अभिनय की प्रशंसा की और महसूस किया कि फिल्म पिछले 2 दशकों के स्पाइडरमैन रोमांच के लिए पर्याप्त समाधान प्रदान करती है कि दर्शकों ने जो बीच में ही इसे देखना छोड़ दिया है, उन्हें इसे एक मौका देने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। 32 डेन ऑफ गीक के लिए लिखते हुए, डॉन के ने फिल्म को इसके एक्शन दृश्यों, अभिनय और कलाकारों की केमिस्ट्री के लिए 5 में से 4 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि नो वे होम स्पाइडरमैन फिल्मों के पूरे स्पेक्ट्रम को चैनल करता है, जबकि अंत में किरदार को उसके अपने रास्ते पर ले जाता है। 247 सीनेट की जेनिफर बिसेट ने एक्शन दृश्यों, अभिनय और कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा, हॉलैंड की तीसरी स्पाइडरमैन फिल्म को नए, वजनदार क्षेत्र में ले जाने में रूसो ब्रदर्स का प्रभाव लगभग महसूस किया जा सकता है। अगर किरदार को अगला टोनी स्टार्क बनना है, तो यह एक ज्यादा दिलचस्प नायक के मुखौटे में कुछ और निशान उकेरने का तरीका है। अगर आप साल की सबसे बड़ी फिल्म देखने आए हैं, तो आप निश्चित रूप से संतुष्ट होकर जाएंगे। 248 द टाइम्स के केविन माहेर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि यह देखने में जितनी संतोषजनक है, इस पर चर्चा करना उतना ही खतरनाक है और इसे स्मार्ट पैंट उत्तराधुनिकतावाद का एक डायनामाइट विस्फोट बताया जो कभी भी अपने भावनात्मक मूल को नहीं छोड़ता। 249 द गार्जियन के बेंजामिन ली ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, वाट्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले स्पाइडरमैन ब्रह्मांडों से कई खलनायकों को वापस लाने, एक प्रेरक, शानदार कोरियोग्राफ्ड एडवेंचर पेश करने के लिए जो इस क्रिसमस पर व्यापक प्रशंसक आधार को खुश करेगा, लेकिन महसूस किया कि स्क्रिप्ट में अपेक्षित फिज की कमी है। वह झबरा मजा एक अधिक रोबोट कथानक को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। 250 इंडीवायर के केट एयरबलैंड ने फिल्म को B दिया,
यह महसूस करते हुए कि वाट्स का काम संतोषजनक, भावनात्मक और कभी-कभी अस्थिर था। उन्होंने पाया कि स्क्रिप्ट में लोगों की चालों और योजनाओं पर बहुत अधिक समय बिताया गया है, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, कुछ अजीबोगरीब गलत। दोस्तों ये जो पार्ट है स्पाइडरमैन का नया जो हमें 2026 में देखने को मिलने वाला है, ये पार्ट रहने वाला है 2021 में आई हुई मूवी का। और इस मूवी के बारे में बात की जाए 2019 की स्पाइडरमैन की मूवी के बारे में, तो ये सुपर डुपर हिट रही थी। बजट इसका बेहतरीन था, तकरीबन 200 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था और उसमें जो कलेक्शन है वो $1 बिलियन के पार जा चुका था। तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी अपकमिंग पार्ट की मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।